पेज नंबर 160 निकालिए। ये सर कल से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है? आगे चले सर, फिर कोई पसंद नहीं कल से रिलेटेड? रजिस्टर खोलिएगा सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखा सर, डिविडेंड एडजस्टमेंट। जब ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रही है। If dividends are next point 1 लिखो। If dividends are not recorded by parent and subsidiary, in their separate financial statements, in their separate financial statements, जी सर रेडी है सर। वैसे सर बेसिक हमारी assumption ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो सेपरेट है बिफोर कंसोलिडेशन, क्या उनमें सारी एंट्रीज 100% सही हो गई होंगी? तो फॉर एग्जांपल अगर सही हो गई हैं और डिविडेंड भी रिकॉर्ड है, तो ये वाली मैं बात बाद में करता हूँ। अगर डिविडेंड रिकॉर्डेड है, पेरेंट ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो क्या एंट्री करेगा? डिविडेंड डेबिट और पेएबल क्रेडिट। इस डिविडेंड डेबिट और पेएबल क्रेडिट के इफेक्ट्स जरा सोचने कहाँ जाएंगे? पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग से लेस हो जाएगा और पेएबल करंट लायबिलिटी। इस डिविडेंड में कोई सब्सिडरी का शेयर नहीं होगा। अभी आपके लेवल पे मैंने कल भी आपको कहा था कि ये सिचुएशन नहीं है कि सब्सिडरी ने भी पेरेंट में इन्वेस्टमेंट की हुई, तो इट इज सिंपली अ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय पेरेंट फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। तो इसका किससे कोई ताल्लुक नहीं, सब्सिडी और देयरफॉर एनसीई से भी नहीं। एनसीई कहाँ शेयर होल्डर है? एनसीई सब्सिडी में शेयर होल्डर, तो ये एंट्री एज इट इज रिकॉर्डेड हो जाएगी। अगर है तो रिटेन्ड अर्निंग्स लेस हो गई और पेएबल बैलेंस शीट में आ रहा है। लेकिन अगर सब्सिडी की डिविडेंड डिक्लेरेशन की तरफ देखें तो उसकी भी एंट्री वही है सर जी, एंट्री वही है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, डिविडेंड डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 82% और 20% शेयर है पेरेंट और एनसीई का। तब ये जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है सब्सिडरी में, अगर पेरेंट का 80% शेयर है तो पेरेंट उस डिविडेंड डिक्लेरेशन की बेस पे अपनी बुक्स में डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड करेगा। हिम्मत हिम्मत सर, कितने परसेंट? फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए डिविडेंड है, तो डिविडेंड डेबिट हुआ सब्सिडी में, पेएबल क्रेडिट हुआ 1 लाख, वहां 1 लाख ही होना। लेकिन उसके अगेंस्ट पेरेंट में डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट वाली एंट्री 80,000 से होगी।
80%, 80,000। मैं सेपरेट की भी बात कर रहा हूँ। तो अगर ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिडी ने अपना डिविडेंड डिक्लेयर करके रिकॉर्ड कर लिया और पेरेंट ने अपना शेयर भी रिकॉर्ड कर लिया, ऑलरेडी एंट्रीज हो गई। तो अब जरा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 12 से मिला, पेरेंट की बुक्स में एक डिविडेंड रिसीवेबल 80,000 आ रहा होगा, हाँ? और सब्सिडरी की बुक्स में एक पेबल 100,000 आ रहा होगा। उसका 100,000 क्यों आ रहा होगा? उसके शेयर होल्डर्स में पेरेंट भी और एनसी भी। तो जब आप कंसोलिडेशन कर रहे होंगे तो पेरेंट का 80,000 रिसीवेबल सब्सिडरी के 100,000 पेबल से कैंसल आउट हो जाना चाहिए, और सिर्फ कौन सा बच जाएगा? वो 20,000 जो है एनसी वाला पेबल बस बच जाएगा। इंटर कंपनी बैलेंस रिसीवेबल और पेबल कैंसिल हो जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पेरेंट ने अपनी डिविडेंड की एंट्रीज और सब्सिडी ने अपने डिविडेंड की एंट्रीज करनी है और उसकी बेस पे पेरेंट ने अपना डिविडेंड का शेयर भी रिकॉर्ड कर लिया है, तो हमें शायद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सिवाय इसके कि जो इंटर कंपनी बैलेंसेस आ रहे होंगे रिसीवेबल पेबल्स, बस उसको हमने कैंसिल करना। लेकिन मैंने हेडिंग क्या लिखी है आप जरा बोर्ड पर देखो। अगर फॉर एग्जांपल हम कंसोलिडेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं और पता ये चला कि डिविडेंड डिक्लेयर तो हो गया लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी एडजस्टमेंट हमने करनी है और उसकी बेस पे फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हमने बनाने। तो मैं किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन कर रहा हूँ कि रिकॉर्डेड नहीं है, और अगर रिकॉर्डेड है तो वो बात सिंपल हो जाएगी। क्या सिंपल हो जाएगी? पेरेंट वाला अपना भी पेबल आ रहा होगा, उसका कोई कंसर्न नहीं है कंसोलिडेशन में कैंसिलेशन का, लेकिन सब्सिडी का जो डिक्लेयर आ रहा होगा वो रिसीवेबल के साथ पेरेंट के रिसीवेबल से कैंसिल आउट होता है। तो वो इशू इंशाल्लाह इतना नहीं है, तो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ अगर जरूरत पड़ती है। तो पहले जरा नॉट रिकॉर्डेड के एंगल से जरा सेंटर में लाइन लगा लेंगे। बाकी जो मैंने अभी एंट्रीज बोली है मैं जरा लिख भी देता हूँ, होपफुली कुछ आप जहन में लाएंगे। पेरेंट बुक्स, पहले मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ एंड सब्सिडरी बुक्स। ये पेरेंट ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, डबल एंट्री बने डिविडेंड डेबिट एंड पेबल क्रेडिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट। फिगर अज्यूम कर लें, लेट्स अज्यूम 3,000 की अमाउंट। वैसे अगर आप साथ साथ ना लिखें तो बेहतर है, मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीजें बीच में ऐड करनी है, तो आराम से पहले तसल्ली से देखें। किसका डिविडेंड है सर? पेरेंट का डिविडेंड डिक्लेयर अगर हो जाए तो चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स से कॉलम में डिविडेंड लेस होगा और पेएबल करंट लायबिलिटीज में। इस डिविडेंड में सब्सिडी का कोई शेयर क्यों नहीं होगा? नहीं, आपके लेवल पे क्या नहीं है, सब्सिडी जो है वो पेरेंट में इन्वेस्ट नहीं करती, अभी हमारे लेवल पे पेरेंट सब्सिडी में इन्वेस्ट करता है। तो ये किसके लिए पेएबल, किसकी तरफ पेएबल है? अपने शेयर होल्डर्स की तरफ, पेरेंट का अपने शेयर होल्डर्स की तरफ पेएबल। ठीक है, तो ये एज इट इज ही रहेगा, ये कोई इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन नहीं, इट इज नथिंग टू डू विद द पेरेंट एंड सब्सिडीज बैलेंसेस, तो ये एज इट इज रहेगा। अब ऑपोजिट साइड पे आ रहा, सपोज सब्सिडी ने भी कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट। लेट्स से हम 2,000 इज द अमाउंट, डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट टू इट्स शेयर होल्डर्स। इट्स शेयर होल्डर्स में अब कौन कौन है? तो इसके अगेंस्ट ये जो पेरेंट वाला डिविडेंड था, इसके अगेंस्ट सब्सिडी की बुक्स में कुछ नहीं होना, लेकिन इसके अगेंस्ट सब्सिडी ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया, क्या पेरेंट की बुक्स में कोई डिविडेंड रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा? क्या एंट्री होगी? डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट एंड डिविडेंड इनकम क्रेडिट, लेकिन डेफिनेटली 100% नहीं। अगर डेफिनेटली ऑब्वियस अगर पेरेंट के पास 100% शेयर है फिर तो सारा ही होगा, लेकिन लेट्स अज्यूम चले 80-20% शेयर है, 80% पेरेंट
और 20% अदर देन पेरेंट मींस एनसीए। तो अब ये 2000 की जो अमाउंट है सब्सिडी 100% डिक्लेयर करना है, लेकिन उसमें से 1600 कैलकुलेटर 2000 का 80%, सॉरी। तो जो भी रिस्पेक्टिव शेयर होल्डिंग है उतने से ही एंट्री हो जाएगी। ये अब यहां तक जरा देख लें, कोई कंफ्यूजन? ये मैंने अभी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की है या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? डिविडेंड रिसीवेबल वाली एंट्री का क्या इफेक्ट्स होंगे? रिसीवेबल इज अ करंट एसेट and dividend income is another income, is an other income of the parent, other income, gross profit, other income of the parent. Any confusion? अब आजकल अभी जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं वो सिर्फ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डिस्कशन कर रहे हैं। सिर्फ क्या कंसोलिडेट करना सीखना है आजकल? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो सिर्फ जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ध्यान में रखते जरा इन सब एंट्रीज के इफेक्ट्स सोचा जरा। डिविडेंड अगर डेबिट होगा तो रिटेन्ड अर्निंग्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट है, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट। अब डेफिनेटली अगर हमें पता चले कि डिविडेंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं है तो हमें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट करनी है, लेकिन रादर देन के पहले हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक करें और फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, शायद हम ऐसे भी सोच सकते हैं। जरा सोचना शुरू कीजिएगा मेरे साथ। डिविडेंड पेरेंट ने डेबिट किए, यकीनन पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स ने कम होना। अब पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स कम होने का मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या सीआरई डेबिट कर सकता हूं? सिर्फ सीआरई? इट इज नथिंग टू डू विद द एनसीआई। तो सिर्फ रादर देन कि हम रिटेन्ड अर्निंग ऑफ पेरेंट और बाद में फिर दोबारा एडजस्टमेंट करें, हम इसे सीधा कहां से लेस कर सकते हैं? सीआरई, पेरेंट रिटेन्ड अर्निंग्स। पेएबल डेफिनेटली करंट लायबिलिटीज बात है, राइट साइड पर है। उधर डिविडेंड अगर डेबिट हुआ है तो सिर्फ सीआरई। अब सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग्स ने डेबिट होना तो सीआरई और एनसी दोनों का इफेक्ट जाएगा। कितना कितना? इतना जितना उनका शेयर होगा। और कितना कितना शेयर है तो सीआरई इफेक्ट हो जाएगी। सीआरई इफेक्टेड बाय 1600, डेबिट होगी, क्रेडिट होगी, एंड 400 एनसी बन जाएगा। ठीक है सर। पेएबल करंट लायबिलिटी है, डेफिनेटली वो भी कैंसिल होना, मैं बताता हूँ। इस तरफ आ जाए नीचे। डिविडेंड रिसीवेबल करंट एसेट है, वो डेफिनेटली कैंसिल नजर आता होगा आपको कहीं। पहले जरा डिविडेंड इनकम में आ जाए जरा। डिविडेंड इनकम किसकी? सिर्फ पेरेंट की, सिर्फ पेरेंट की। तो इसके अगेंस्ट क्या क्रेडिट किया जा सकता है? देखिए डेफिनेटली अगर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस वगैरह बना रहे हैं ना, अदर इनकम और वो चेंजेस इन इक्विटी, वो सब कुछ इंशाल्लाह आना है, बस कुछ दिन रह गए। लेकिन जस्ट अगर आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो हम फिर इनकम स्टेटमेंट के हेड्स की बजाय स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अब रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह की बहस कर रहे हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट हो जाएंगी 1600 से इस तरफ या डेबिट हो जाएंगी? क्रेडिट या डेबिट से? तो यहाँ तक तो हो गया कि हमने इसके इफेक्ट्स जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एंगल से सोच लेंगे, सोचने से। अब आए अगर कंसोलिडेशन करनी है तो शायद कुछ चीजें आपस में कैंसिल हो रही हैं, तो इधर से जरा शुरू करें। इधर से ये जो 3000 का डिविडेंड है ये किससे कैंसिल हो रहा है? नहीं सर, ये 3000 वाला डिविडेंड इनकम से नहीं हो रहा है, जान दें। ये वाला 3000, ये वाला ऊपर 3000 डेबिट, ये जो 3000 डेबिट है ये किससे कैंसिल हो रहा है? ये तो नहीं है। सिमिलरली जो इसका पेएबल क्रेडिट है, नहीं वो रिटेन्ड अर्निंग्स में लेस हो रहा है यार, मैं नहीं कह रहा नहीं हो रहा, मींस उसे क्या ये डेबिट होगा या कट जाएगा? वैसे इसे डेबिट करना पड़ेगा, पेएबल को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये रिटेन्ड अर्निंग सीआरई में डेबिट नजर आएगा 3000, और पेएबल क्रेडिट डेफिनेटली लायबिलिटीज में नजर आएगा, मींस इन्होंने किसी से कैंसिल नहीं होना। लेकिन अब उस पेएबल को, उस डिविडेंड डिक्लेयर्ड को इस इनकम के साथ देखें, आहिस्ता आहिस्ता देखें। ये जो 1600 उधर डेबिट हुआ हुआ ऊपर स्टार्ट में कहीं डेबिट हुआ हुआ, क्रेडिट हुआ हुआ, ये डेबिट किस क्रेडिट से कट रहा है? इससे।
डेफिनेटली अगर हम चाहें तो रिटेन्ड CRE में 1600 डेबिट भी कर सकते हैं और क्रेडिट भी कर सकते हैं, लेकिन शायद नेट इफेक्ट ये है कि कैंसिल हो जाना इसमें। क्या चीज किससे कटी है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड अप टू द एक्सटेंट ऑफ पेरेंट शेयर, डिविडेंड इनकम से कटा, अभी पेबल भी नहीं आया मैं। क्या किससे कटा? डिक्लेयर्ड इनकम से कटा, 80% डिक्लेयर्ड, डिविडेंड इनकम से कटा। 400 NCA वाला भी कट गया, वो बच गया। अब आए पेबल पे, ये जो 2000 का पेबल है 1600 रिसीवेबल से कट गया, 100% कट गया। किससे रिलेटेड बच गया? NCA से रिलेटेड बच गया। तब जरा ये जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था सब्सिडी में, उसमें क्या क्या बचा हुआ? डिविडेंड डेबिट NC और डिविडेंड पेबल NC बचा, अप टू द एक्सटेंट ऑफ पेरेंट शेयर 1600 कैंसिल हो गया। तो यकीनन हम अगर चाहें तो ये सारी एंट्रीज कर सकते हैं, लेकिन यहां से शायद टाइम बचाया कैसे जा सकता है? अगर कभी भी डिविडेंड डिक्लेरेशन की अपनी एंट्रीज करनी हो तो पेरेंट वाला तो 100% रिकॉर्ड होगा, लेकिन सब्सिडी वाला अप टू द एक्सटेंट ऑफ बस NCA अगर रिकॉर्ड हो जाए तो सफिशिएंटली काम हो जाए। और फाइनली देयरफॉर अगर उधर सोचा जाए तो ये क्या नेट एंट्री रहेगी? डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड NC डेबिट 400 और डिविडेंड पेबल NCA क्रेडिट 400। दोबारा एक मिनट काइंडली, अगर नेट करना है तो बस क्या करना है? पेरेंट का डिविडेंड एज इट इज और सब्सिडी वाला सिर्फ अप टू द एक्सटेंट ऑफ NCA, फिर ये डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड होगा। डिविडेंड इनकम अगर रिकॉर्ड करनी है तो फिर सब्सिडी का 100% डिविडेंड डिक्लेयर करना, ठीक है। डिक्लेयर डेफिनेटली सारा ही हो रहा होगा, लेकिन उसका इफेक्ट सिर्फ क्या रह जाएगा कि रादर देन हम 100% डिविडेंड डिक्लेयर करें सब्सिडी में और पेरेंट शेयर इनकॉर्पोरेट करें पेरेंट की बुक्स में, इन दो एंट्रीज की जगह बस हम क्या कर सकते हैं, नेट एंट्री ऑफ NC's इफेक्ट कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, डिविडेंड डेबिट और पेएबल क्रेडिट अप टू द एक्सटेंट ऑफ NC। अब इसके इफेक्ट्स क्या होंगे इस एंट्री के? NC में से लेस करेंगे, NC होता है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, उसमें ऐड करेंगे लेस करेंगे, और उससे रिलेटेड जो पेएबल है वो करंट लायबिलिटीज में पूरा आ जाएगा, ये सिर्फ NC का शेयर आ जाएगा। अब लिख लें आप जरा कहीं सारा एक्सप्लेन करके बात, लेकिन फिलहाल अभी काइंडली सारा ही लिखते फिर क्रॉस भी कीजिएगा, फिर नेट भी लिखिएगा, ये मैंने आपको बाद में दिखाना भी है। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर होगा? नहीं अभी मैं करता हूँ, करते हैं क्वेश्चन में कैसे करना भी कर लेता है। रिजल्ट आता है, कुछ नौजवान मायूस किस्म के नौजवान नजर आना शुरू होते हैं, लेकिन वो 4-5 दिन बाद फिर गायब हो जाते हैं। ये सारी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, जब तक सिलेबस खत्म ना हो जाए आपको अपनी कमिटमेंट जारी रखनी पड़ती है। ये कोई वक्ती जज्बाती फैसला नहीं होता, वरना फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही होता रहता है। तो भाई साहब क्या सोच रहे हैं, कितने लेक्चर हो गए या अभी प्लानिंग ही हो रही है?
ये चीजें सारी अब इकट्ठी होने वाली हैं, फिर टाइम नहीं मिल रहा। कोशिश शुरू कर दी है या प्लानिंग हो रही है? अच्छा अच्छा, ये तो 2-3 दिन से हो रही है, उस दिन 2-3 दिन हो गए। ये सर अगर लिख लिया तो बता देंगे। पेज नंबर 162 निकालना जी, लिख लिया। ये आपको लिख तो नहीं रहा प्लीज? ऑनलाइन स्टूडेंट लिखे। जी सर, ये हेल एंड स्नो, calling out the draft statement of financial position of the Hale and subsidiary Snow as at 31st December 2015. Assets, non-current assets, property, plant, equipment, investments, current assets, headings हैं current assets, non-current assets, cash, trade receivables, Snow current account explain कर दें जरा, क्या मीनिंग है इसका? अमाउंट देख के प्लीज। रिसीवेबल फ्रॉम, किसकी बुक्स में रिसीवेबल है? तो रिसीवेबल फ्रॉम एस, सर्कल लगाए 15,000। इक्विटी में आ जाए शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, कैपिटल रिजर्व, करंट लायबिलिटीज के सामने भी अमाउंट्स हैं। हेल करंट अकाउंट का मीनिंग बताएं, लिख लें। पेएबल टू, पेएबल टू पेरेंट, ऊपर बता दिए शायद इसमें। सब्सिडी, स्नो सब्सिडी, फिगर्स मैच है सर, डिफरेंस है सर, कहां से कहां पैसे जा रहे हैं? कंसंट्रेट करते हैं सर, कंसंट्रेट करते हैं, दोनों तरफ आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 बोला, पेरेंट ने 7,000 डिफरेंस ले लेना, 7,000 सेंड कर दिया है, क्या एंट्री करके? रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट करके, और ये पैसे कहाँ नहीं पहुंचे? सब्सिडी ने देयरफॉर कौन सी एंट्री नहीं की? कैश डेबिट पेएबल क्रेडिट एंट्री नहीं की, देयरफॉर उसकी लायबिलिटी कम क्यों आ रही है? उसने कम पैसे रिकॉर्ड किए हैं। रिवर्स सिचुएशन सोचा, हो सकता है सब्सिडी ने पैसे वापस भेजे हो, क्या एंट्री करके, और कहाँ ये एंट्री रह गई हो, क्या एंट्री रह गई हो, कहाँ रह गई हो, कहाँ रह गई हो? नोट्स पढ़े। स्नो हैज 50,000 शेयर्स इन इशू, ऊपर रुपीस थाउजेंड्स में। He required 45,000 of these, 45,000 from 50,000, calculate कर, 45 divided by 55 into 100, 90%। तो एनसी का शेयर 10%,
डेट ऑफ एक्विजिशन अंडरलाइन करा, 1 जनवरी 12, कंसोलिडेशन डेट क्या है 31 दिसंबर 15, काफी अर्सा गुजर गया है। फॉर अ कॉस्ट ऑफ रुपीज एक नई चीज आएगी, ये 45,000 शेयर्स कितने के खरीदे हैं 65 मिलियन के, ऊपर बैलेंस शीट में जाए, वहां तो इन्वेस्टमेंट के सामने 68 आ रहा है। अगर तो नीचे 65 मिलियन ना दिया होता तो डेफिनेटली हम क्या अज्यूम करते हैं कि 68 मिलियन सारा उसी में है, लेकिन अब नीचे वो 65 कह रहा है, ऊपर बैलेंस शीट में 68 आ रहा है, तो क्या कहीं और भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है? मैंने तो कहा था आपके लेवल पर नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढना जरा पिछले, मैंने वैसे ये नहीं कहा था, मैंने कुछ जो कहा था वो जरा क्लियर करना। नहीं, आउटसाइडर्स में इन्वेस्टमेंट दोनों की हो सकती है अदर देन पेरेंट एंड सब्सिडी, मतलब वाइस वर्सा नहीं हो सकती सब्सिडी की पेरेंट में। तो 3,000 वहां किसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ थी? सब्सिडी की कहीं और होगी, कहीं और है, ठीक है। तो यहाँ वापस है, अब क्वेश्चन में अगर इन्फॉर्मेशन है कि 65 मिलियन पेरेंट ने इन्वेस्ट किया है सब्सिडी में, तो डेफिनेटली ये फिर 65 मिलियन इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द गुडविल या गेन। बाकी जो फिर 3,000 है ये किसी आउटसाइडर में होगा और फिर ये कैंसिल नहीं होगा। गुडविल की कैलकुलेशन में 65,000 तो नेट अप हो जाएगा, 3,000 फिर एज इट इज बनता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज इट इज आ जाएगा। तो इसका जरा ब्रेकअप कर लो 65 एंड 3 डन है प्लीज, कोई कंफ्यूजन? अब एक्विजिशन डेट पे बैलेंसेस बता रहा है आपको, स्नो के रिजर्व्स में क्या क्या सिचुएशन थी। शेयर प्रीमियम 5,000 था, ये है भी, मतलब इसका क्या हुआ, सारा प्री ही है, पोस्ट नहीं। था और है, था कहाँ है 0.1 में, है कहाँ है बैलेंस शीट में। कैपिटल रिजर्व इंपॉर्टेंट है जी, थे कितने 0, हैं कितने, सारा प्री है। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या थी, क्या है 41.2 मिलियन। बैलेंसिंग फिगर जरा सॉल्व कर ले चलेंगे, ये दो फिगर्स का ब्रेकअप करवाएंगे जरा। रिटेन्ड अर्निंग्स का ब्रेकअप क्या बना 10 एंड 31.2 मिलियन, और कैपिटल रिजर्व का क्या ब्रेकअप बना 0 एंड 20, 0 क्या और 0 प्री, तो फिर सारा का सारा 20 क्या है पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है प्लीज क्लियर। था कितना 0, है कितना, तो कब था 0 एक्विजिशन डेट पे, तो फिर ये 20 कैसे हुआ, एक्विजिशन के बाद ही हुआ, तो पोस्ट एक्विजिशन। एनी कंफ्यूजन द वर्ड्स? बाकी अगर अब शेयर कैपिटल की बात नहीं हुई, तो शेयर कैपिटल क्या है और था वो फिर अनचेंज ही होगा, अनचेंज ही होगा अनलेस वी हैव इंफॉर्मेशन। डन है प्लीज। नंबर 2, हेल डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 3 मिलियन बिफोर द ईयर एंड, इधर अंडरलाइन करें। देखिए अगर यहाँ आफ्टर द ईयर एंड लिखा होता ना, बल्कि चलो सेंटेंस पूरा करना, एंड द स्नो डिक्लेयर्ड वन ऑफ 2 मिलियन, दीज ट्रांजैक्शंस हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। फर्ज करें अगर ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा होता आफ्टर द ईयर एंड, तो इनका अकाउंट फॉर फिर होना भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा डिविडेंड रिवाइज करना, मतलब अगर डिविडेंड बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर हुआ है तो रिकॉर्ड ना करना गलती है, ये रिकॉर्ड करना गलती है। ये रिकॉर्ड होना भी नहीं चाहिए, सिर्फ डिक्लेयर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये बैलेंस शीट डेट से पहले डिक्लेयर हुआ है, देयरफॉर इसको अगर रिकॉर्ड नहीं किया गया तो रिकॉर्ड होना चाहिए। पढ़ने दोबारा दो, नहीं जरूरत नहीं उसकी, मतलब इस वक्त जरूरत नहीं है। फर्स्ट करें इंटरम है, ये फाइनल है, अगर बैलेंस शीट डेट से पहले डिक्लेयर हो गया तो बहस खत्म होगी। वो जो आपके जहन में आ रहा है वो तब था जब अगर हमें पता ना हो कि ये कब डिक्लेयर हुआ है। अगर डेट ऑफ डिक्लेरेशन इज नॉट अवेलेबल, देन इंटरम कब डिक्लेयर हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर, और फाइनल कब डिक्लेयर हुआ होगा आफ्टर द ईयर, वो कब है जब डेट्स अवेलेबल ना हो। अब ये फाइनल है या इंटरम है, अगर बैलेंस शीट डेट से पहले डिक्लेयर हो गया
तो इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डन। लास्ट सर एक लाइन और पढ़ना, बाकी अभी एडजस्टमेंट डेफिनेटली फिर करनी पड़नी। करंट अकाउंट इज ड्यू टू कैश इन ट्रांजिट, रजिस्टर खोलें। अब स्पेस का आपको आइडिया हो गया है, तकरीबन उतना ही स्पेस है जितनी कल चाहिए थी, तो स्पेस छोड़ें और एंट्रीज की तरफ आए। कोई भी अज्यूम करने की भी जरूरत नहीं है, वो जो मैंने कल कहा था शायद वो फाइनल। पंगा मैं जरूर लेता रहूंगा ताकि आपके ज़हन में सेटिंग रहे, क्योंकि आगे जाके हो सकता है बातें किसी और तरह आ जाए। लेकिन फिलहाल अगर हम काट देंगे, आज दोबारा सोच लेंगे काट के कि क्या इफेक्ट हो रहा है। लेकिन वैसे ये खौफ होना नहीं चाहिए, कल काफी मेरे ख्याल लंबी बात हुई है कि नेट इफेक्ट वही हो जाएगा, आप जो भी अज्यूम करें, लेकिन उसकी बजाय भी अगर वो करके दोबारा देखते हैं। जी सबसे पहले सर जी डिविडेंड डिक्लेयर्ड की तरफ आ जाए। हेल ने डिक्लेयर किया जी, हेल। स्नो ने भी डिक्लेयर किया, ईयर एंड से पहले डिक्लेयर किया, रिकॉर्ड नहीं किया, कर लिया होगा यार, हमें क्या पता, लिखा वैसे। हेल का डिविडेंड होना जी, डबल एंट्री बोले, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेबल, अमाउंट बता दो। डेटा थाउजेंड्स में, मेरे ख्याल हम भी थाउजेंड्स में कर लेते हैं, 3000। सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, डिविडेंड डेबिट मींस ठीक है, सीआरई डेबिट लिख लें यहाँ पे। स्नो सर, डेफिनेटली मैंने भी थोड़ी देर पहले बात आपके सामने कर दी है कि एनसी तक रह जाना, लेकिन मेरा ख्याल एक दफा दोबारा लिख के फाइनल कर लेते हैं, इसके बाद अगर टाइम बचा लें तो ठीक है, फिलहाल एक दफा दोबारा करते हैं। डिविडेंड डेबिट कितना, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट बाय रुपीस 2000। अब शेयर 90% है, तो ब्रेकअप करें जरा इसका। CRA NC 90 90 10 1800 हो जाएगा, 1800 and 200। लेकिन अब साथ ही जहन में आना चाहिए कि इस डिविडेंड डिक्लेरेशन ऑफ स्नो में पेरेंट का शेयर है, तो अगर ये आप एंट्री पूरी अमाउंट से कर रहे हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन वाली, तो डिविडेंड इनकम भी रिकॉर्ड होगी किसकी बुक्स में, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट एंड इनकम क्रेडिट बाय रुपीस पेरेंट शेयर, and dividend income credit means CRE credit, consolidated retained earnings of parent credit। बाकी अब अपने हाथों जरा काटें जरा, क्या बचता है। सिंगल एंट्री ना बचा लिएगा, 200 दो दफा बचता है, टेबल में भी 200 बचता है और डिविडेंड डेबिट में भी 200 बच रहा है। तो एनसीआई डेबिट, हाँ ठीक है, ये नेट एंट्री ही बनती है, एनसीआई डेबिट पेएबल क्रेडिट, पूरा बोलना है तो डिविडेंड एनसीआई डेबिट और डिविडेंड पेएबल टू एनसीआई क्रेडिट। प्लीज एनी कंफ्यूजन। NC डेबिट, डिविडेंड NC डेबिट एंड पेएबल टू NC क्रेडिट, क्या इफेक्ट्स होंगे इसके, फाइनली इस एंट्री के क्या इफेक्ट्स लगेंगे। NCA के बैलेंस में से प्लस है माइनस, जी नोटा प्लीज जी, करंट अकाउंट पे आ जाए सर।
करंट अकाउंट को कैसे सोच लें? आज ये वैसी सोच बात हुई है। पेन उठाए हाथ में, बिस्मिल्लाह पढ़ के 15,000 कैंसिल करें, 8,000 को कैंसिल करें, 100% कैंसिल हो गए। कहाँ कितना बच गए? डेबिट साइड पे आज वैसे अल्लाह का शुक्र है डेबिट और क्रेडिट साइड सही हुई नहीं। रिसीवेबल्स में 7,000 बच गए, 7,000 रिसीवेबल्स में जो बच गया है, डेबिट बचा है या क्रेडिट बचा है? तो ये कैश इन ट्रांजिट है। अब देखिए कंसंट्रेशन से सुने, या वो एंट्री हुई होगी और या वो हुई होगी, तो जरा नहीं अब यूं नहीं, मतलब वो या और या ही तो बतानी। या एंट्री हुई है, कंसंट्रेट करिएगा फुल सर, कंसंट्रेट। या एंट्री हुई है कैश इन ट्रांजिट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से? 7,000 से। तो 7,000 से क्रेडिट होकर रिसीवेबल कितना रह गया? 8,000। और फिर ये 8,000 और 8,000 कट गए। हिम्मत जवानो हिम्मत। देखिए आपको सिर्फ कैश इन ट्रांजिट नजर आ रहा है, तो कैश इन ट्रांजिट को सिंगल एंट्री नहीं है। कैश इन ट्रांजिट कितने से डेबिट? तो रिसीवेबल इसके अगेंस्ट या तो क्रेडिट हुआ, फिर रिसीवेबल बच कितना गया? फिर 8 कैंसिल हो गया। या एंट्री क्या हुई है? कैश इन ट्रांजिट डेबिट और पेएबल क्रेडिट। हिम्मत माने जरा, पेएबल में जाए जरा। पेएबल कितना नजर आ रहा है? 8। क्रेडिट होने से कितना हो जाएगा? 15। फिर 15 कट गए। लेकिन इस साइंस में जाने की अब इस वक्त जरूरत नहीं है, अगर आपको ये फिगर्स एज इट इज नजर आ रही है। तो सिंपली अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कंसोलिडेशन करते हुए बस क्या बचेगा? कैश इन ट्रांजिट करंट एसेट्स में नजर आएगा। एवरी अदर थिंग हैज बीन कैंसल्ड आउट। चलें शुरू करें। ऑनलाइन क्लियर? जी सर जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने से पहले स्पीड अप होगा, जल्दी जल्दी हो जाए। तो कंफ्यूजन सर जी। पेरेंट हैज 90% and NC has 20%। यार कल तो 20 था। ये 10 कैसे आ गया? चले 90 तो अल्लाह का शुक्र, 90 तो बोर्ड से आ ही गया था, ये 10 कहां से? ये एनसी किन हजरात का नाम है? पेरेंट के अलावा जो भी शेयर होल्डर्स हैं सब्सिडरी में, उन सब लोगों को मिला के नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोला जाता है। उनका इस बिजनेस पे कंट्रोल नहीं। कंट्रोल किसका होता है? जिसके पास मोर देन 50% शेयर हो। ठीक है, ये इस तरह की बातें भी जहन में रहनी चाहिए जी। एट एक्विजिशन डेट इज 1 जनवरी 12। शेयर कैपिटल किसकी गेम शुरू हो गई? सब्सिडी की इक्विटी के एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। शेयर कैपिटल क्या था? शेयर प्रीमियम क्या था? कंसंट्रेट। शेयर प्रीमियम क्या था? कोई नहीं, ऊपर नीचे हो गया तो कोई इतना इशू नहीं है। 5,000 था या है? नहीं है तो ठीक है, लेकिन इस वक्त था की बात हो रही, इस वक्त था। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या थी? कैपिटल रिजर्व क्या था? ये सब में था सोचा हमने एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो कैपिटल रिजर्व क्या था? वो 20 है, 20 है। हम क्या देख रहे हैं उसके उस वक्त था क्या? टोटल करें सर। 65,000 का नाम इक्विटी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, equity of subsidiary on the date of acquisition, net assets of subsidiary at the date of acquisition. Is it carrying amount or fair value? It is carrying amount. फिलहाल carrying amount. Any fair value adjustment given in question? तो फिर अब ये fair value of net assets भी है, 90% करेंगे।
एंड 6500। और दुनिया जज्बाती हो चुकी है, कैलकुलेटर कहाँ है, उसकी जरूरत ही नहीं है, फिगर्स आ रही हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होने की, और यार जाने दे 68 है यार, तो यहाँ सिर्फ 65 अगर आप लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू पॉइंट 1, तो जहन में रखें 3000 नहीं कटेगा। डिफरेंस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है या कम है, कितनी ज्यादा है, 6500। गुडविल की अमाउंट एनसीए की अमाउंट के बराबर आती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। अब वो बड़ा एक एंट्री हम कर रहे होते हैं, प्लीज लिख ना लीजिएगा, ये सीरियसली को लेके, बाई चांस फिगर आ गई सर 6500, 10% शेयर की वजह से। एक एंट्री बेटा वो जो कंसोलिडेशन वाली है वो लिख तो हम रहे होते हैं, लेकिन डेफिनेटली पेपर में एंट्रीज तभी लिखनी है अगर वो एंट्रीज मांगे, लेकिन जहन में रखना उसे कंपलसरी है। उसकी वजह ये है कि आपके जहन में रहे कि क्या क्या कट गया, बोल देंगे सर एंट्री बोल दें, लिखने की जरूरत नहीं। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, एनसीआई क्रेडिट, और बैलेंसिंग फिगर इंशाल्लाह अगर आप सही एंट्री कर रहे हैं अगली वर्किंग के बाद। अब वर्ड्स अगर आप अलाउ करें थोड़े से लिखने में कम कर दें, बोलने तो पूरे ही हैं। अब चेंज इन इक्विटी अफेयर्स, वो तो ऊपर हमने हेडिंग लिखी हुई है कि इक्विटी अफेयर्स का ब्रेकअप हो रहा है, तो सिंस एक्विजिशन टिल द बैलेंस शीट डेट, थोड़ा सा अगर कम वर्ड्स करना लिखते हुए, जहन में पूरे रखने। चेंज इन इक्विटी अफेयर्स सिंस एक्विजिशन टिल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट। जी सर जी रेडी। शेयर कैपिटल क्या था और क्या है, प्रीमियम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देख रहे हैं आप, और क्या था, तो नो चेंज। रिटेन्ड अर्निंग्स में, रिटेन्ड अर्निंग्स में 31,200 का चेंज कैसे आया है, 41,200 माइनस 10,000, 31,200। 28,080, ये 90% शेयर है प्लीज, एंड 3120। लेकिन सर एक नई चीज ये है कि इक्विटी में सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स में चेंज नहीं है, कैपिटल रिजर्व में भी चेंज है, और कैपिटल रिजर्व है इस वक्त 20,000 और था 0, विच मींस 20 का 20 जो है पोस्ट एक्विजिशन चेंज है, एंड अमाउंटिंग टू रुपीज, फिगर बन जाएगी ये 18,000 एंड 2,000। नहीं वो प्रेजेंटेशन डेफिनेटली थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स के नीचे एक नया हेड आ जाएगा, कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व। मतलब ऐसी कोई साइंस है, कोई जरूरी नहीं है, कर दें तो शायद इतना मसला भी नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है क्या। ये सारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है, हेल ग्रुप सर, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। Consolidated statement of financial position as on 31st December
2015 rupees in thousands. नॉन करंट एसेट सर आज इकट्ठे हो रहे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट चला देंगे 161 प्लस 35 एनी एडजस्टमेंट इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 246,000 इन्वेस्टमेंट सारी नहीं कटी 68 माइनस 65 लिख लेना ये 3,000 लेकिन ये जो 65 कटा है एनालिसिस ऑफ इक्विटी में उसकी जगह गुडविल आई है सर तो गुडविल है 6500 ये प्लीज अपने ज़हन में अब तरतीब बनानी है सर चीजें याद आनी चाहिए राइट टाइम देन करंट एसेट्स कहाँ देख देख के लिखी जा रहे हैं आप हाँ जी सवाल देख रहे हैं सवाल देख रहे हैं एडजस्टमेंट्स देख रहे हैं करंट एसेट्स की मैं मेरा हालत तरतीब ठीक करना था इन्वेंट्री 56,200 56.2 प्लस 36.2 एनी एडजस्टमेंट इन्वेंट्री कल तो थी यार कल एनालाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट हुई थी आज नहीं ट्रेड रिसीवेबल्स trade receivables are 92,500 plus 92,500 plus 45,800 138,300 पहले कैश इन ट्रांजिट का डिसीजन लेना कैश इन ट्रांजिट करंट अकाउंट्स कट गए और कैश इन ट्रांजिट के नाम से 7,000 रहेगा कैश इज 7,700 and 25,200 32,900 टोटल एसेट्स आर चलें वो बाद में हो जाएगा चलें जरा कंप्लीट करें जरा इक्विटी सोच लेंगे लेकिन उसमें एक नई चीज है चलो मैं साथ ही करूँ एक आखिरी दफा मैं साथ करना एक सवाल आप खुद के लिए इक्विटी करवा दो जरा शेयर कैपिटल एक मिनट रुक जाए सर जहां भी इक्विटी बनवा दो जरा शेयर कैपिटल 1 लाख ठीक है सर ठीक है सर शेयर प्रीमियम सोच के जरा शेयर प्रीमियम पेरेंट का है नहीं और जिसका था वो कट चुका है तो जीरो क्यों आएगा यहाँ पेरेंट का ही आना है यहाँ सब्सिडरी का किधर गया गुडविल की कैलकुलेशन में एनसी की कैलकुलेशन में कट चुका है तो जीरो ठीक है सर नई चीज सुने सर कंसोलिडेटेड अब रिटेन्ड अर्निंग्स पहले लिखना है या कैपिटल रिजर्व पहले लिखना है वो इशू नहीं है लेकिन एक मिनट लिखना कैसे ये करवा दूंगा कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स की वर्किंग कैसे होती है प्लीज फाइनल पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स ढूंढे 185,400 प्लस कहाँ जाना है एनालिसिस ऑफ इक्विटी में प्लीज सबने जाना है सिंस एक्विजिशन वाली वर्किंग में जाना है और वहां सिर्फ 28,080 उठा के वापस आ जाना मतलब वापस आगे जाना सॉरी वापस नहीं जाना वर्किंग में जाना एंट्रीज में जाके देखना है सीआरई डेबिट ए की जगह नेट रह गई है ढूंढ ले
1800 कट चुका है, अगर 1800 लिखना है तो फिर वो प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, तो रादर देन दैट बस 3000 रह गए। देख लें कौन सा वाला रह गया, प्लस करूं या माइनस करूं? 1800 कहाँ गया, डेबिट क्रेडिट हो गया, नेट हो गया, डन है, लिखे। तो पेरेंट के रिटेन अर्निंग से शुरू करना है, फिर एनालिसिस ऑफ इक्विटी में जाना है और फिर एडजस्टमेंट्स में जाना है। टू 480 जी नई चीज सर ये है, ठीक है, लिख लिया। कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व, अब रिजर्व अगर एक से ज्यादा है तो इस तरह अलग प्रेजेंट हो जाएंगे। कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व करवाएं जरा। स्टार्टिंग पॉइंट है पेरेंट की अपनी बैलेंस शीट, तो वहां कैपिटल रिजर्व नहीं है तो सही यार, देखें तो सही है सर, है कहा नहीं है, पेरेंट में नहीं है। और प्लस जाए जरा आप एनालिसिस ऑफ इक्विटी में, कुछ सेंस वाली वर्किंग में कैपिटल रिजर्व है, ये प्री एक्विजिशन नहीं है, अगर प्री एक्विजिशन होता है ये सारा कट जाना था उस गुडविल की वर्किंग में, ये पोस्ट एक्विजिशन है, तो ये कहां से मिलना है आपको, सेंस वाली वर्किंग में, तो प्लस 20,000 या 18,000, तो इज इक्वल टू 18,000। अब यहाँ पेरेंट की इक्विटी कैलकुलेट करें कंबाइंड बिजनेस में, एनी कंफ्यूजन? अब बेटा जाने दे गुस्सा यार, सबको छोड़ दे, सब सवाल आ गए। सीआरई में जो 3,000 है ये इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है, बैलेंस शीट में जाए सर, एक इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 3,000 बची है, जो 3,000 की अमाउंट इन्वेस्टमेंट बची है वो सीआरई में माइनस हो गई है। और बेटा जाने दे गुस्सा यार, खुदा का नाम ले यार, नहीं ये भी नहीं, सब कुछ हो सकता है यार, पता नहीं और क्या क्या हो रहा होगा, मेरे सामने सिर्फ ये आया, पर जाने दे गुस्सा सर। ये 3,000 एक और जगह भी है, अपने रजिस्टर में आगे जाए सर, जो आखिरी एंट्रीज नजर आ रही है आपको अपने रजिस्टर में खाली सफे से पहले, उसमें एक 3,000 सीआरई में डेबिट ढूंढे मेरा भाई, ना करें यार ऐसे, क्यों काउंटिंग फ्लॉप करनी है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वर्किंग करवाएं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वर्किंग करवाएं। ये फिगर्स कहां से आया करेंगी, सारा एनालिसिस ऑफ इक्विटी से, ये ढूंढने जरा फिगर्स क्या है। अच्छा इसमें अब कोई ब्रेकअप बनाने की जरूरत नहीं है कि इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है और कैपिटल रिजर्व कितना है, सिंपली बस क्या होना है, फिगर्स ढूंढने बोली जाए, 6500 प्लस 3120 प्लस 2000, एंट्रीज में जाए, -200, कहां से आया ये -200, डिविडेंड वाला, एनसी डेबिट वाला, एनसी डेबिट वाला। कोई एक कैलकुलेशन तो हो जाए सर आज, डबल 1420 combined equity of the businesses, double 39900। ये साथ मिल गया। करंट लायबिलिटीज इकट्ठी करें, उनके सामने फिगर्स है, करंट लायबिलिटीज की अमाउंट सामने दी हुई, 115 प्लस 68, 183,000। करंट अकाउंट कट गया है, लेकिन एंट्रीज में जाए, डिविडेंड पेबल्स 2 बचे, सही ढूंढे कौन कौन से,
डिविडेंड पेएबल बाय, ये चले डिविडेंड पेएबल हेल वाला कितना है 3000 और डिविडेंड पेएबल एनसीए वाला कितना है, इसको अलग-अलग स्पेसिफाई करना है, डेफिनेटली प्लस किया जा सकता है लेकिन आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कौन कौन सा है। 3000 ने पेरेंट ने डिक्लेयर किया है और 200 जो सब्सिडी ने डिक्लेयर किया है एनसी से रिलेटेड। ये ठीक है वर्ड्स में, किसने डिक्लेयर किया है किसके लिए, सब्सिडी ने डिक्लेयर किया है एनसीए के लिए। 1800 किधर गया, ना वो रिसीवर्स में नजर आएगा ना पेबल्स में, ठीक है जी। हाँ जी, बाकी वो लाइब्रेरीज का सम करें चलो, ठीक है करें टोटल करें। तो तरीका सर जी क्या है, अपनी पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस देखें, फिर एनालिसिस ऑफ इक्विटी और अपनी एंट्रीज की तरफ जाना आपने, और सारी एंट्रीज और सबके फैक्ट्स पूरे करने के बाद ये फिगर्स प्लेस होनी चाहिए। पहले माइंड अप करना, कोई कंफ्यूजन होगा। ये भी कर देते हैं जैसे बड़े सवाल शुरू तो हो जाए। ये टोटल कर दें सर, टोटल हो गया सर 526 100 526 100। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ने सवाल नंबर 8। एच असल में वो होल्डिंग के लिए वर्ड, होल्डिंग पेरेंट एच और सब्सिडी के लिए सी उसका, तो जहां जहां से जो जो मिला उसने इकट्ठा कर दिया। नहीं लेकिन हेल और स्नो तो ठीक था, ओले और बर्फ। ये हेल स्टॉर्म सुना होगा, ये जो ओले पड़ते हैं, तो इन्हों के नाम ढूंढ के लिखी जा रहा है। ऑन 1 जुलाई 2012 कंसिडरेट सर जी, रजिस्टर खोलना जरा, स्पेस रख के आधा घंटा है, आधे घंटे में इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। एनालिसिस ऑफ इक्विटी के लिए जगह छोड़ के एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ, एंट्रीज की तरफ आ जाओ। On 1 July 12, Hale acquired 1,28,000 of the Sovens 1,60,000 shares. परसेंटेज कैलकुलेट करने से कर लिया करें यार, 128 डिवाइड बाय 160 आ गया 80%। Following statement of financial position has been prepared as on 31st December 15. Investment in Soven वाली amount सर्कल लगा लो, inventories and cost receivable, balance sheet में nothing new I think। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के नीचे आ जाए एडिशनल इंफॉर्मेशन पे, पहला सेंटेंस नंबर 1, एट 1 जुलाई 12 कौन सी डेट है ये, एक्विजिशन डेट। सोवन हैज अ डेबिट बैलेंस, अंडरलाइन। किस दिन क्या था, किसकी रिटेन अर्निंग्स, एक्विजिशन डेट पे सब्सिडरी की बैलेंस शीट में 11 मिलियन का डेबिट बैलेंस था। So what should be the name of this figure? Pre-acquisition profit या loss? Pre-acquisition या post-acquisition? लिखे जरा, pre-acquisition loss लग रहा है, ऐसे ही सर। रिटेन्ड अर्निंग्स ढूंढने सब्सिडी की 1,12,000 नजर आ रहा है, ब्रेकअप बनवाए इसका 11 मिलियन प्री हो गया सर, कैलकुलेट करना सिंपल क्या हो गया, और 101 पोस्ट हो गया।
और यार हर सवाल में यही कर रहे हैं, क्या होगा? क्या ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस में कन्वर्ट हुआ हुआ? ये सारी कुछ इस तरह से सिचुएशन है, जरा सही को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा जरा। डेफिनेटली रिटेन्ड अर्निंग्स का अगर मैं लेजर बना रहा हूँ तो ये ब्रॉड डाउन से कैरेट डाउन तक बनता है। पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बना रहा हूँ। रिटेन्ड अर्निंग्स एक लेजर बनाने लगा हूँ, कहाँ से शुरू होता है कहाँ एंड होता है? रिटेन्ड अर्निंग ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन होगा। लेकिन मैं आपको स्टोरी समझाने के लिए पूरा जरा एक्विजिशन से बैलेंस शीट डेट तक बनाना चाहता हूँ। एक्विजिशन डेट बताएं क्या, और कंसोलिडेशन डेट। तो मैं कोई ये ईयर वाइज नहीं बता रहा, उस वक्त क्या था और इस वक्त क्या है, वो इकट्ठा जरा दिखाने लगा। तो एक्विजिशन डेट वाले दिन 11 मिलियन डेबिट बैलेंस था, इस डेबिट बैलेंस था, ऐसी डेबिट फिगर थी। डेट ऑफ 1 जनवरी 2012, सॉरी 1 जुलाई 12, 1 जुलाई 12 को ये डेबिट फिगर थी, ऐसे ही सर। और जब ये 31 दिसंबर डेट आई है, 31 दिसंबर 15, तो अब ये कौन सी फिगर है? अब ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस कैसे लिखो? क्रेडिट साइड पे है क्रेडिट बैलेंस, तो क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस अब है 1,12,000। तो असल में ये हुआ क्या है, कंसंट्रेट कीजिएगा जरा, ये फिगर मैंने इसलिए लिखेंगे जरा, शायद आई होप के समझना आसान हो जाएगा। ये पहले इस वक्त बैलेंस शीट में 1,12,000 क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग है, उस वक्त थी 11,000 डेबिट फिगर। फिर ये क्या हुआ होगा इन 4 सालों में, शायद या 3.5 साल शायद, पहले 11,000 की डेबिट रिटेन अर्निंग जीरो आई होंगी, जीरो हुई होंगी। कितनी प्रॉफिट की फिगर आने से ये जीरो हुई होंगी? 11 मिलियन। फिर प्रॉफिट आने से पहले ये रिटेन अर्निंग्स का डेबिट बैलेंस जीरो हुआ होगा, और फिर जीरो से 1,12,000 हुआ। तो आफ्टर एक्विजिशन कितने प्रॉफिट्स आए होंगे? सिर्फ 1,12,000 नहीं, पहले 11,000 नेट होकर जीरो होगा, नेगेटिव सॉर्ट ऑफ, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, पहले नेगेटिव से जीरो आया होगा, और फिर जीरो से 1,12,000 आया होगा। और इसको रादर देन दैट अगर हम लेजर भी बैलेंस करें तो शायद इस लेजर में बैलेंसिंग फिगर भी आ रही कैसे, मतलब इस तरफ कितना प्रॉफिट आया होगा। तो ये कर लेंगे ना थोड़ी सी हिम्मत, ये बनाए पेज के नीचे जगह है शायद, या इसी पॉइंट के साथ पहले ये नहीं, ये वाली वर्किंग वहीं बना लो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर शायद स्पेस बन। तो इस में ये डेबिट बैलेंस से क्रेडिट बैलेंस तक फिगर आई है। तो पहले 11,000 डेबिट, 11,000 क्रेडिट से जीरो होगा, और फिर उसके बाद जीरो से 1,12,000 तक फर्दर क्रेडिट होने का मतलब टोटल 1,23,000 का क्रेडिट बैलेंस क्रिएट हुआ होगा सिंस एक्विजिशन टिल द बैलेंस शीट डेट। बाकी डेफिनेटली इस तरह भी सोचा जा सकता है कि 11,000 नेगेटिव फिगर है, प्री एक्विजिशन नेगेटिव फिगर है, और 1,12,000 फाइनली पॉजिटिव फिगर है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव का अगर सफर किया जाए तो 11,000 नेगेटिव से 1,12,000 तक का सफर कैसे होगा? तो ये 101 नहीं बनेगा, ठीक लोग आप लोग बता रहे थे, ये 123,000 फिर पोस्ट एक्विजिशन बने। ठीक है, तो अभी इसी तरह की बस छोटी छोटी वेरिएशंस रह गई हैं, तो साथ साथ काइंडली बस समझने की कोशिश करनी है। एनी कंफ्यूजन प्लीज, एनी क्वेश्चन एनीवेयर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स अब इस ब्रेकअप से क्लियर है कि 11,000 नेगेटिव एंड 1,23,000 पॉजिटिव इज पोस्ट एक्विजिशन। बाकी इसकी बेस पे वर्किंग कैसे होगी वो भी कर लेते हैं। एनी क्वेश्चन? चलें आगे। सेकंड पॉइंट, property plant equipment of Sovan subsidiary included a land at a cost of 72 million. This land had a fair value of 100 million at the date of acquisition. Fair value adjustment entry बोले, एंट्री बोले सर, लैंड डेबिट कितने से, और एवल्यूशन सरप्लस क्रेडिट 28 से, किस दिन 1 जुलाई 12,
कब से कब तक की डेप्रिसिएशन चार्ज करते अगर लैंड के अलावा कोई एसेट होता? डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके बैलेंस शीट डेट तक चार्ज करते, लेकिन क्योंकि लैंड है तो नो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट एंट्री लिखें, अपनी एंट्रीज में लिखें, एंट्रीज में। अब थाउजेंड्स में लिख रहा हूँ मैं, मेरे को डाटा थाउजेंड्स में 28,000। कौन किसके एसेट्स कब रिवैल्यू करता है? पेरेंट सब्सिडरी के एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन रिवैल्यू करता है, और डेफिनेटली फिर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट भी होती है, लेकिन यहाँ लैंड है शायद। चले आगे नंबर 3 से। इन्वेंट्री ऑफ एस इंक्लूडेड गुड्स परचेज फ्रॉम हेल फॉर ₹16 million. हेल invoiced these goods at 100 plus 25 is equal to 125. जी क्या है सर ये? किसने किससे चीजें खरीदी हैं? किसने किसको बेची है? हिम्मत कीजिएगा से। पेरेंट ने सब्सिडी को बेची है। क्या ये स्टॉक में पड़ी है? सर जी स्टॉक में पड़ी है सर। क्या इन चीजों के अंदर जो प्रॉफिट है वो अनरियलाइज्ड है? ये कब रियलाइज होता है? जब चीजें बिकती हैं, थर्ड पार्टी को बिकती हैं। तो किसने किसको बेची हुई है? पेरेंट ने सब्सिडी को बेची है और स्टॉक में पड़ी है। तो इसमें प्रॉफिट है कितना? कैसे करके वर्किंग करो? 16,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 25 से ये मैं कंसर्न है। आंसर आया 3.2 मिलियन मीन 3200। लिखे वर्क जी जी एक सारे एक चांस तो दें, क्या हो इतनी मुश्किल एडजस्टमेंट अभी करते हैं, क्या हो? पेरेंट टू सब्सिडी सिचुएशन है, स्टॉक तो सब्सिडी के पास पड़ा है, मैं कह रहा हूँ पेरेंट ने बेचा। पेरेंट ने बेचा है, सब्सिडी के पास पड़ा है, सब्सिडी ने बेचा होगा। तो किसने बेचा सर? तो पेरेंट ने अगर बेचा है तो पेरेंट का प्रॉफिट कम करना है। ओ यस सर, गलती से ठीक हो गया सर, पेरेंट ने बेचा है, पेरेंट ने प्रॉफिट कमाया होगा। तो क्या डबल एंट्री होगी फाइनली? सीआरई डेबिट 80%। पीछे पेज पे चले जाए जहां ये एडजस्टमेंट पड़ी थी, एक नजर रिवाइज करना था। अगर पेरेंट ने चीजें बेची हैं तो नो इफेक्ट ऑन एनसी, क्योंकि पेरेंट के प्रॉफिट में एनसी का कोई शेयर नहीं है। सब्सिडरी का प्रॉफिट अगर कम कर रहे हैं आप तो फिर देन पेरेंट और एनसी दोनों इफेक्ट होते हैं। डन प्लीज एंट्री। तो सीआरई डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, नो इफेक्ट ऑफ एनसी एज द पेरेंट हैज सोल्ड द गुड्स टू द सब्सिडरी। क्लियर है जी? आए शुरू करो। एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी। नाम लिखो सर। सोवन। जी सर जी। पेरेंट हैज 80% and NC has 20%. At acquisition 1st July 2012
चला दे गेम। शेयर कैपिटल जान दे यार। शेयर कैपिटल सर किसका लेना है? पेरेंट का। कभी कभी पेरेंट का भी ले लेना चाहिए, हर वक्त अब सब्सिडी का लेना। शेयर कैपिटल 160। अगली फिगर जरा सुनिए जी गौर से। रिटेन्ड अर्निंग्स 112। सिंपली बेटा ब्रैकेट में फिगर आ जाएगी, नथिंग एल्स। रिटेन्ड अर्निंग्स अगर डेबिट बैलेंस है तो नेट ऑफ हो जाएगी। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या थी? 11 मिलियन नेगेटिव या डेबिट। यहां तक एक मिनट सम करें। 149,000 was the carrying amount of net assets on the date of acquisition. Any fair value adjustment, revaluation surplus 28 million. अगर लॉस आ जाए तो नेगेटिव फिगर हो जाएगी, सिंपल इज दैट, नेट ऑफ हो जाएगी। 177। $141,600 is the parent share in the fair value of net assets on the date of acquisition, and 35,400 NC's share in the fair value of net assets on the date of acquisition. Cost of investment 203,000। ठीक है सर? हाँ जी, गुडविल या गेन तक है। $61,400। मत जान दो गेन और बाहर के बचे। अगर एक सवाल में गुडविल होगी तो अगले में गेन होगा। अभी भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। चले आगे। कौन सी एंट्री अब जेन में रख ली आपने? जेन में रख के आगे चले, बस जेन में रख के आगे चले। सिंस एक्विजिशन टिल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट। और ध्यान दे उस यार, खुदा का नाम जज बाती ना हो क्या होगे, ये बात है करने वाली सब। सिंस एक्विजिशन टिल द बैलेंस शीट डेट। शेयर कैपिटल क्या था? अजी इस तरह ना करें, कंसंट्रेट करें प्लीज, मेरे सवालों के कोई जवाब नहीं दे रहा। शेयर कैपिटल क्या है? अब अगले वर्ड गौर से सुने मेरे। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? 112 है। क्या थी? तो यहाँ हमने 112 लिखना है या नेगेटिव 11 लिखना है? हमने चेंज लिखना है, चेंज लिखना है। क्या है? 112। क्या थी? नेगेटिव 11। चेंज लेना है हमने। तो चेंज कितना है? चेंज 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 112 माइनस 11। कोई साइंस नहीं करनी बनाए। 123। तो यहाँ हमने है लिखना है या थी लिखना है? ना है ना थी, हमने है और थी सोच के चेंज लिखना है। तो 123 डन है सर? डन है सर। 98,400। 24,600। ये एक और चैलेंजिंग सवाल आ गया, लेकिन खैर वो इतना चैलेंजिंग नहीं, आपके भी ज़हन में ना आ जाए। रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या था? रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या था? क्या है? तो इसमें भी तो चेंज है, इसमें भी तो चेंज है। लगता है भूल गए हैं आप सब, तो वो एंट्री लिख लेना, एंट्री लिख।
एक्विजिशन डेट पे एक एंट्री तो आपने लिखी हुई है लैंड डेबिट सरप्लस क्रेडिट लिखी हुई है, तो सरप्लस आया तो था, लेकिन एक्विजिशन डेट पे ही दूसरी लिखी एंट्री, भूल गए। शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट बताएं कितने से, पहले एंट्री करवाएं जी, छोड़ दे लिखना। रिटेन्ड अर्निंग सोच के बताएं डेबिट या क्रेडिट, अब ये क्रेडिट होनी है, क्रेडिट की होनी है, ये तो डेबिट होती है। डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, सरप्लस डेबिट या क्रेडिट, नेटअप होना है ना, तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट क्यों, डेबिट बैलेंस को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, सरप्लस क्रेडिट है डेबिट। आगे 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 इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट, 203,000 और एनसी कितने से क्रेडिट, 35,400। कैलकुलेटर पकड़ना पहले, इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट और सरप्लस डेबिट, ठीक है सही, ठीक है फिगर्स, नहीं डेबिट क्रेडिट ठीक है, बैलेंसिंग फिगर पे गुडविल आ जाएगी, 61,400 डेबिट फिगर्स में आना चाहिए इंशाल्लाह। तो सरप्लस सर जी आप ये काइंडली याद रखना है, जो सरप्लस हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस वाली, उसमें सरप्लस गुडविल की कैलकुलेशन में यूज हो जाता है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन यकीनन सरप्लस क्रिएट हुआ, लेकिन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करके गुडविल की वर्किंग जो है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म हो गया, किस दिन आके ही किस दिन खत्म हो गया, ये जरा काइंडली क्वेश्चन नंबर 3 में जाएं और उसके आंसर में, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में आपने जो एंट्रीज लिखी हैं उसके नीचे फिर एक नोट भी लिखा होगा, और अगली चीज भी जहन में नहीं आनी चाहिए, ये पढ़ ले जरा, मैंने ऐसे ही अज्यूम कर लिया कि आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में जाएं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई, कैंसिलेशन एंट्री हुई, और उसके नीचे एक पैराग्राफ आया, वो काइंडली पढ़ें आप लोग। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन होती है, फिर गुडविल की कैलकुलेशन में सरप्लस या लॉस जो आएगा वो खत्म हो जाएगा, और देयरफॉर फ्यूचर ईयर्स में नो क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस जहन में आना चाहिए। तो दोबारा मेरे वर्ड सुने, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या था और उसी दिन खत्म हो गया, कब आया और खत्म हो गया, क्यों आया और क्यों खत्म हो गया, ये भी पता है, एंट्रीज देख के बताया जरा, क्यों आया और क्यों खत्म हो गया। एसेट को रिवैल्यू करने के लिए आया और गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए खत्म हो गया। अगर इसने खत्म ही होना था तो ये आया क्यों, इस तरह का सवाल भी जहन में ना आ जाए, एंट्री देखें, पता है आपको, आया इसलिए ताकि एसेट रिवैल्यू और यूज हो गया गुडविल की कैलकुलेशन में ताकि वो फेयर वैल्यूज की बेस पे सही कैलकुलेट हो। तो आया क्यों, एसेट रिवैल्यू हो, और गया बेचारा क्यों, ताकि गुडविल सही कैलकुलेट हो। तो अगर आके जाना ही था तो नहीं, ये कोई सवाल नहीं। जी सर बैलेंस शीट बन जाएगी सर, नहीं बनेगी नहीं, बनानी पड़ेगी, तो होमवर्क लिखें उसे, और मैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ूंगा। जी एक और अच्छा आ गया, तो मैं सिर्फ एच नोट कर रहा। ये क्वेश्चन मैडम ने घर से करना है, इसमें सिर्फ एक सेंटेंस मैंने समझाना जरा। 1 जनवरी 14 कंसिडरेट सर, बस ठीक है, सही कहा आपने। H acquired 60% of ordinary share capital of S for rupees 1,10,000. At that date, S had a retained earnings balance of 60,000. हमें नहीं पता तो ये by default credit figure ही होगी। The following statement of financial position has been prepared. तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नई चीज ढूंढना। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के फौरन बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस हम अंडरलाइन करें, फेयर वैल्यू ऑफ एस नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन टू बी 1,70,000।
The difference between book value and fair value of net assets at the date of acquisition was due to an item of plant which had a useful life of 10 years from the date of acquisition. एक सेकंड के लिए जरा सब्सिडी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाना, पिछले पेज पे शायद चलेगी। शेयर कैपिटल क्या था? तो सर जी शेयर कैपिटल क्या था सर? शेयर कैपिटल क्या था? 1 लाख है भी था भी। रिटेन्ड अर्निंग्स का ब्रेकअप करवाया था 60-30 प्री पोस्ट। देन सर जहन में जरा एक एनालिसिस ऑफ इक्विटी की वर्किंग कराएंगे। शेयर कैपिटल क्या था? शेयर कैपिटल क्या था सर? 1 लाख। शेयर प्रीमियम तो नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या थी? कोई और रिजर्व? यहां तक ज़हनी तौर पे टोटल करें। 160 इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। 160 अजम्ड है। अब नेक्स्ट पेज पे जाए, फर्स्ट लाइन पढ़ा। What is this 170? What is this fair value of net assets? तो ये 160 is the carrying amount, 170 is the fair value of net assets. इसमें कितना डिफरेंस है? तो वो 10,000 सरप्लस है या लॉस है? वो क्यों है? नेक्स्ट लाइन पढ़े। वो एक एसेट की वजह से है जिसकी रिमेनिंग लाइफ 10 ईयर्स है। अब पूरी बात समझ आती है? व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स की असल में बात हो रही है। 160 एंड फेयर वैल्यू इज 170। डिफरेंस की एंट्री इज प्लान डेबिट सरप्लस क्रेडिट। कितने से? 10 कैसे आया? किस किस का? उसका और उसका बोल दे उसका किसकी कैरिंग अमाउंट और किसकी फेयर वैल्यू का? किस दिन की कैरिंग अमाउंट का? किस की सर? बड़ी मुश्किल वर्ड्स पूरे करवाए मैंने। तो प्लान डेबिट सरप्लस क्रेडिट किस दिन एंट्री हुई है? अब ये जो सरप्लस है ये तो गुडविल की कैलकुलेशन में आप यूज करेंगे, लेकिन क्या एक्विजिशन डेट से लेके बैलेंस शीट डेट तक डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट तो नहीं करेंगे? उठा ले कैलकुलेटर, टाइम है अभी। सर आराम से। क्या हमने डिफरेंस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है या पूरी फेयर वैल्यू पे? डिफरेंस पे क्यों? हमने जितने से एसेट बढ़ाया है उसी पे फर्दर डेप्रिसिएशन का डिसीजन लेना है। तो 10,000 इज द अमाउंट बाय विच एसेट हैज बीन फर्दर डेबिटेड डिवाइडेड बाय 10 इयर्स। लेकिन कब से कब तक? एक्विजिशन से बैलेंस शीट डेट तक। पिछले पेज पे चले जाएं। एक्विजिशन डेट क्या है? बैलेंस शीट डेट क्या है? तो मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यों किया मैंने? इज इक्वल टू यार 2000 की डबल एंट्री बतानी है। पहले वर्किंग लिख लें। टाइम है मुसलसल टाइम देख रहा हूं मैं। मोड़ के देखें, चेयर मोड़ के देख लें। नहीं भाई को नजर नहीं ना आ रहा टाइम। 2000 is the depreciation from acquisition date till the date of balance sheet. चलिए एंट्री मेरे ख्याल खुद सोचिएगा। ये 2 क्वेश्चन पॉइंट अप करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रह गई है और 9 20 कंप्लीट करना। करके आएगा प्लीज। अल्लाह हाफिज। और बेटा हसन खुदा का नाम ले यार, मैंने कोई सरप्लस ट्रांसफर किया है यार। कभी कोई खुदा का खौफ करें यार। एसेट डेबिट हुआ, उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की है मैंने।
पिछले क्वेश्चन में इसलिए नहीं किया था क्योंकि लैंड थी। अल्लाह हाफिज।